हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में आज अपना जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, यानी साइंस का अपना बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 सवाल सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। 4 से 5 सवाल आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो चलिए आज का टॉपिक लेते हैं। आज का अपना टॉपिक जो रहेगा उसका नाम है, बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक जो 4 से 5 सवाल अपन को दे सकता है, उसका नाम है बहुलक। बहुलक अपना एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न देखने को मिलते हैं। और हमारे एग्ज़ाम में भी जो प्रश्न आए हैं इस टॉपिक से, उन प्रश्नों को हम वीडियो के लास्ट में अपन करेंगे। सबसे पहले इनकी डिटेल जो है व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर उनका पहले अपन थ्योरेटिकल सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो आइए बहुलक की शुरुआत करते हैं। बहुलक क्या होता है? देखो, बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहा जाता है, ठीक है, पॉलीमर। तो ये जो पॉलीमर है ये दो वर्ड से यहाँ पे मिलकर बना है, ठीक है। एक तो पॉली होता है और दूसरा होता है आपका मर, ठीक है। तो ये पॉली और मर जो है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। पॉली जो है ये क्या है, मतलब ये मूलतः ये जो पॉलीमर वर्ड है ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का है, ठीक है। तो ग्रीक भाषा के शब्द है, पॉलीमर जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द है, ठीक है। तो ग्रीक में क्या है, तो जैसे मान लो पॉली और मर दो अलग अलग वर्ड है, तो इस पॉली का मतलब क्या हो जाता है अनेक, ठीक है ना, बहुत सारे, अनेक कह सकते हैं। पॉली का मतलब तो अनेक है और मर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मर का अर्थ यही है, जैसे मान लो या तो अपन कह सकते हैं इसकी यूनिट इकाई कह सकते हैं या फिर इसके भाग कह सकते हैं, ठीक है ना, भाग। यानी कि अनेक सारे छोटे छोटे जो भाग होते हैं, अनेक भागों को क्या कहते हैं, अनेक भाग जब आपस में मिल जाएंगे तो वो एक पॉलीमर बना लेगा, ठीक है ना। और पॉलीमर को हिंदी में आप बहुलक कहते हैं। और यानी कि जो सिंगल यूनिट्स होती है, सिंगल इकाइयाँ होती है, उन्हें हम एकलक इकाई कहते हैं। तो एकलक जो है वो बहुत सारी एकलक आपस में मिलेगी तो वो क्या बनाएगी, निश्चित रूप से बहुलक बना देगी, ठीक है ना। तो ये इसका बहुलक जो शब्द है इसका अर्थ हो जाता है। तो इसका अर्थ अपन क्या ले सकते हैं, परिभाषा के रूप में इसको क्या कह सकते हैं कि बहुलक वे बड़े अणु यानी वरद अणु है जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के दोहराने से बनते हैं, ठीक है, दोहराव से बनते हैं, दोहराने से बनते हैं, यानी अनेक छोटे छोटे अणुओं के दोहराने से बनते हैं। और या फिर इनके पुनरावर्तन से भी बन सकते हैं, मतलब पुनरावर्तन कह दो या दोहराव कह दो, एक ही बात है। उनको आप क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और इन जो छोटे छोटे अणु हैं जिनसे ये दोहरा के बनते हैं, तो उन्हें एकलक इकाई कहते हैं। और एकलक इकाइयाँ जो है ये आपकी आपस में जुड़ करके बहुलक इकाई का निर्माण करते हैं। और ये एकलक इकाई से जब बहुलक बनते हैं तो इस बनने की जो प्रोसेस होती है उसे अपन बहुलकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं इसको। तो अब देखो, मैंने 2 डायग्राम यहाँ पे लिए हैं, तो ये डायग्राम यही दोहराते हैं आपका, मतलब यही सिद्ध करते हैं। ये आपको समझाने की कोशिश मैंने की है कि यहाँ पे देखो, ये एक हार है आपका, ठीक है। इसमें देखो ये जो मनके हैं ये आपस में, छोटे छोटे मनके जो है ये आपस में जुड़ करके एक हार का निर्माण यहाँ पे कर देते हैं। तो जो छोटे छोटे जो मनके हैं वो आपके एकलक इकाई हैं, एकलक इकाइयाँ हैं, जो एकलक इकाइयाँ मिलकर के पूरे बड़े इकाई का यहाँ पे बहुलक का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। एकलक मिलने से बहुलक बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये जो आयरन की जो चेन है, ठीक है, शांकल जिसे बोल सकते हैं, ये ये कड़ियाँ जुड़ करके आपस में एक एक जो एकलक इकाइयाँ हैं ये जुड़ करके एक बहुलक का यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुलक अपन सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि बहुलक जो है उसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। प्यारे साथियों, बहुलक जो है ये 2 प्रकार का होता है। बहुलक जो है वो 2 प्रकार का होगा। एक तो आपका प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक, नेचुरल जिसे कहते हैं, एक तो आपका प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। और दूसरा आपका कैसा होता है, प्राकृतिक के अलावा संश्लेषित जिसे कह सकते हैं, ठीक है, संश्लेषित बहुलक भी होते हैं। तो पहले प्राकृतिक समझते हैं। प्राकृतिक बहुलक वे होते हैं जो हमें पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है, पौधों और जंतुओं से, ऑब्वियसली प्राकृतिक वही होंगे। नेक्स्ट होता है आपका संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक कौन से होते हैं, ऐसे बहुलक जिन्हें प्रयोगशालाओं में मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। प्रयोगशालाओं में बनाए जाने वाले जो
बहुलक होते हैं उन्हें संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। तो आइए अब हम इन्हीं प्रकारों से संबंधित हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो ये जो है आपका प्लास्टिक जो है ये आपका प्रयोगशाला में बना हुआ ये संश्लेषित बहुलक है, मतलब संश्लेषित बहुलक का उदाहरण ये है। और आपके जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, पॉलीसेकेराइड हुआ, ठीक है ना, डीएनए है, आरएनए है, या फिर एंजाइम है, रेशम है, कपास है, इस प्रकार के प्राकृतिक रबर है आदि। ये जो चीज़ें हैं ये आपके जो है प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आते हैं। और ये जो प्लास्टिक है ये आपका संश्लेषित बहुलक के अंतर्गत आएगा। ये आपका क्या है, संश्लेषित बहुलक के अंतर्गत आता है। तो आइए समझते हैं कि संश्लेषित बहुलक जो है प्लास्टिक ये किस प्रकार से होता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। मैंने इसमें शॉर्ट से एक बना के आपको दिया था, वो अगर आपने देखा है और डिटेल इसकी जानना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने शॉर्ट 1 मिनट का ही बनाया था, लेकिन इसमें आज अपन डिटेल सॉल्यूशन इसका लेंगे। तो देखो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक वे बहुलक जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं और संश्लेषित बहुलक होते हैं, तो उन्हीं का ही एक पार्ट है संश्लेषित बहुलक है प्लास्टिक। प्लास्टिक में अपन क्या क्या चीज़ें लेते हैं, इसमें जैसे पॉलीथीन होता है, नायलॉन होता है, पीवीसी होता है ना, टेफ्लॉन है, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक में आती हैं। तो प्लास्टिक मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा, दूसरा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब देखो थर्मो प्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, इन दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। यानी ऐसे प्लास्टिक जो या ऐसे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर वो पिघल जाते हैं, ठीक है, गर्म करने पर पिघल जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः जम जाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि इनको सांचों में अपन अलग अलग सांचों में डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, बाल्टी है, या कोई भी ऐसे अन्य चीज़ है जो ख़राब हो चुकी है, तो उनको अपन गर्म करके पिघला करके, जैसे बाल्टी है उसको अपन जग का आकार दे सकते हैं, बाल्टी है उसको अपन अलग आकार कोई भी दे सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, कुछ भी अलग अलग आकारों में इनको ढाला जा सकता है। ऐसी प्लास्टिक जो है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाती है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक जो है इसके लिए हिंदी एक शब्द होता है आपका ताप सुनम्य, इसको कह सकते हैं ताप सुनम्य। ये हिंदी इंग्लिश की जो वर्ड है इसमें कोई वैसे दिक्कत नहीं है। आपके एग्ज़ाम में ये थर्मोप्लास्टिक शब्द आने की संभावना यही आएगा आपके। तो ये इंग्लिश और हिंदी वैसे बाइलिंगुअल होता है पेपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ताप सुनम्य आपको याद नहीं रहता है तो आप थर्मोप्लास्टिक याद जरूर रखें। तो थर्मोप्लास्टिक जो है इसमें मैंने बताया कि जिन्हें हम अलग अलग सांचों में अपन डाल सकते हैं वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल अपन लेवें तो इसमें देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आती है। तो इसमें पॉलीथीन का उपयोग जो हमारे दैनिक जीवन में जो जैसे सब्जी लाने के लिए या फिर अन्य कोई सामान लाने के लिए जो थैलियाँ अपन यूज़ में लेते हैं उनको उनके निर्माण में पॉलीथीन का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो ये पॉलीथीन क्या है, पीवीसी क्या है, इनके बारे में अपन जानते हैं। पॉलीथीन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो ये पॉलीथीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक का ही उदाहरण है। तो पॉलीथीन क्या है, किसके बहुलकीकरण से ये प्राप्त होता है, ये अपन जानते हैं। तो पॉलीथीन के बारे में आइए। पॉलीथीन जो है ये एथीन के बहुलकीकरण से हमें प्राप्त होता है। ये जो पॉलीथीन है अपना, ये पॉलीथीन एथीन जो होता है इसके बहुलकीकरण से हमें प्राप्त होता है। तो ये बात आप याद रखें। पॉलीथीन किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, एथीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। और पॉलीथीन 2 प्रकार का होता है। पॉलीथीन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का आपके होता है। पॉलीथीन 2 प्रकार का, जैसे मान लो एक तो आपका हो जाएगा जिसमें साकित पॉलीथीन होता है ना, साकित पॉलीथीन होता है एक तो, और दूसरा कैसा हो जाएगा, असाकित हो जाएगा, ठीक है। एक साकित होता है, दूसरा असाकित होता है। ये आप इसके बारे में पॉलीथीन के बारे में याद रखें, ठीक है। तो इसका मेन चीज़ ये है कि ये किसके बहुलकीकरण से बनता है, तो ये एथीन आप याद रखें, ठीक है, एथीन के बहुलकीकरण से ये बनता है। नेक्स्ट आता है आपका पीवीसी। पीवीसी की तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉली वाइनिल क्लोराइड, ठीक है, पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो ये क्या है, पॉली वाइनिल क्लोराइड है। इसकी जो मोनोमर है, जो एकलक है, वो होती है वाइनिल क्लोराइड, यानी वाइनिल क्लोराइड से मिलकर के पॉली वाइनिल क्लोराइड बनता है। और इसके जो यूजेज हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, वो मतलब ये क्या होता है, ये ऊष्मा का और विद्युत का दोनों का ये कुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का दोनों का ये कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग
जो अपने विद्युतीय उपकरण होते हैं उनमें उनके जो तार के ऊपर जो प्लास्टिक का आवरण होता है वो बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। पीवीसी के बाद एक है PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ये क्या है, इसे आर्नोल बोला जाता है। ठीक है, आर्लोन, आर्लोन इसको कहा जाता है। और इसकी एक स्पेशल बात यह है कि इसको कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। ठीक है, कृत्रिम ऊन, ये आपका इतना सा याद रखें, कृत्रिम ऊन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? देखो, ऐसी प्लास्टिक जिन्हें एक बार जिन सांचों में डाल दिया वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, जिन्हें अन्य सांचों में नहीं डाला जा सकता उन्हें थर्मोसेटिंग कहते हैं। देखो, एक बार जो चीज़ बना करके सेट की है, जो सेटिंग की है, वो उसकी सेटिंग आप बिगाड़ नहीं सकते हो। जो जिस सेट में रहेगा उसी तरीके से वो रहेगा। ठीक है, एक बार जिसको सेट किया वो उसी प्रकार से रहेगा। इसको वापस अपन चेंज करके उसके अन्य सांचों में दे करके उसका आकार नहीं बदल सकते। तो ये आपका थर्मोसेटिंग इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। थर्मोसेटिंग के जो यूजेज हैं वो एक, जैसे ये बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट जो है, इस बेकेलाइट के क्या यूजेज होते हैं और मेलेमाइन के क्या यूजेज होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। बेकेलाइट के बारे में सबसे पहले अपन जानते हैं। तो बेकेलाइट थर्मोसेटिंग का ही एक एग्जाम्पल है। तो बेकेलाइट जो है इसका निर्माण पूछा जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो बेकेलाइट का निर्माण अपन करें तो इसमें क्या होता है, फिनोल होता है एक तो। ठीक है, फिनोल, बेकेलाइट का निर्माण में फिनोल प्लस आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्म एल्डी, आपका एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलकीकरण से इसका निर्माण होता है। किसका? बेकेलाइट का निर्माण होता है फिनोल और आपका फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलकीकरण से। ये तापदंड तो है ही है। ठीक है, और इसमें जो तिर्यक बंध होते हैं वो होते हैं सहबहुलक होता है, जिसकी श्रृंखलाओं में इसमें तिर्यक बंध होते हैं। और इसमें ये उष्मा का जो है, उष्मा और विद्युत दोनों का ये कुचालक होता है, यानी बेड कंडक्टर होता है। इसलिए इसका जो उपयोग है वो किस किस में होता है? विद्युतीय उपकरण बनाने में होता है। और जो विद्युत के जो स्विच होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्विच के बटन कहते हैं। ठीक है, मतलब देखो लाइट, यहाँ पे बेकेलाइट से आप लाइट देखें, लाइट के जो स्विच होते हैं वो बनाने में बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बर्तनों के हत्थे, जो बर्तन होते हैं उनके हत्थों के निर्माण में भी ये बेकेलाइट का यूज किया जाता है। तो ये है अपना बेकेलाइट। बेकेलाइट का निर्माण जो है वो इम्पोर्टेंट है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलकीकरण से होता है। और बिजली के स्विच और बर्तनों के हत्थे इससे बनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आ जाता है अपन मेलेमाइन की ओर चलते हैं। इसका दूसरा जो उपयोग है मेलेमाइन है। मेलेमाइन के क्या क्या उपयोग होते हैं बेकेलाइट के रूप में हमने पढ़ा, और मेलेमाइन जो है ये इसके क्या क्या उपयोग है। मेलेमाइन जो है इसमें देखो, मेले में जब आग लग जाएगी ना तो उस आग को बुझाने के लिए एक आगरोधी शूट बनाना पड़ेगा। तो मेलेमाइन इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मेलेमाइन जो है अग्नि शमन शूट बनाने में इसका यूज होता है, रसोई के बर्तन बनाने में इसका यूज होता है, और फर्श की टाइलें बनाने में आपका यूज होता है। ये क्वेश्चन आपके एज इट इज़ आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, तो इम्पोर्टेंट आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे सवाल बनने की संभावनाएं होती है। तो मेलेमाइन है, मेलेमाइन को अपन जानते हैं कि इसका निर्माण किससे होता है, ये जानते हैं। ठीक है, मेलेमाइन जो है ये आपका मेलेमाइन तथा फॉर्मेल्डिहाइड इसके बहुलकीकरण से ये होता है। मेलेमाइन का निर्माण मेलेमाइन और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलकीकरण से ही होता है। ठीक है, और ये भी क्या है, तिर्यक बंध युक्त होता है। ठीक है, ये भी क्या, तिर्यक बंध युक्त आपका सहबहुलक होता है। जो और इसका एक प्रयोग और भी है, जो न चटकने वाले शीशे होते हैं, बर्तन होते हैं न चटकने वाले, जो चटके ना, वो बर्तन बनाने में भी इसके उपयोग किए जाते हैं। तो ये था आपका थर्मोसेटिंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं रबड़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि प्राकृतिक रबड़ जो है वो क्या होते हैं और कृत्रिम रबड़ क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले अपन रबड़ के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक रबड़, रबड़ जो है ये एक पादप होता है आपका, जिसका नाम है हीबिया ब्राजीलियंसिस। क्या नाम है? हीबिया, ये आपका हीबिया ब्राजीलियंसिस, ब्राजीलियंसिस।
क्या है? हीबिया ब्राजीलियंसिस एक पादप होता है। इस पादप के तने से ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस पादप के तने से जो लेटेक्स प्राप्त होता है, क्षीर जिसे कहते हैं, लेटेक्स होता है, वही जो है वो रबड़ कहलाता है। ठीक है ना, इसका अपन जल में कोलाइड विलयन जब बनाते हैं तो यही चीज़ है, ये प्राकृतिक रबड़ होता है। यानी कि क्वेश्चन ये होता है कि प्राकृतिक रबड़ जो है वो किस पादप से प्राप्त होता है, तो हीबिया ब्राजीलियंसिस से ये प्राप्त किया जाता है। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट आता है आपका कि प्राकृतिक रबड़ जो है, इसका जो आपका कहते हैं कि एकलक इकाई, यानी ये किन एकलक इकाइयों से मिलकर के बना होता है, तो इसके लिए आपका एक पेज लेता हूँ। ठीक है, नया पेज। तो प्राकृतिक रबड़ का जो एकलक होता है वो क्या होता है? आइसोप्रीन। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि जो आपका प्राकृतिक रबड़ है उसका एकलक क्या है, तो इसका आंसर हो जाता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन के मिलने से, यानी आइसोप्रीन मिलकर के प्राकृतिक रबड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइसोप्रीन होता है इसका एकलक। और इसी के बहुलकीकरण से मतलब पॉलीआइसोप्रीन यानी रबड़, प्राकृतिक रबड़ आपका ये बनता है। तो ये बात आप याद रखें। प्राकृतिक रबड़ से संबंधित एक दो बातें और याद कर लें आप कि प्राकृतिक रबड़ जो है इसकी प्रत्यास्थता इसकी कम होती है। ठीक है, प्रत्यास्थता जो होती है वो कम होती है, और प्रत्यास्थता कम होती है, गलनांक भी इसके कम होते हैं। ठीक है ना, इनको बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता और गलनांक कम होते हैं, इनको बढ़ाने के लिए इनमें सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है इसे, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? वल्कनीकरण रबड़ कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, वल्कनीकरण, इसको अपन वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, और इससे जो प्राप्त होता है रबड़ उसको वल्कनीकृत रबड़ कहते हैं। और जो वल्कनीकृत जो काम है, वल्कनीकृत जो प्रोसेस है, वो सबसे पहले एक विद्वान ने की थी जिसका नाम था गुडईयर। क्या था? गुडईयर के द्वारा ये वल्कनीकरण सबसे पहले किया गया था। तो ये आपका हो जाता है प्राकृतिक रबड़ से संबंधित। अब हम संश्लेषित रबड़ के बारे में बात करते हैं। तो संश्लेषित रबड़ वे होते हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में जो बनाए जाते हैं वो संश्लेषित रबड़ होते हैं। अब देखो, संश्लेषित में अपन 3 रबड़ पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला होता है ब्यूना एन, ठीक है, दूसरा आपका ब्यूना एस, और तीसरा नियोप्रीन है। ठीक है, इन 3 के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। सबसे पहला आपका आता है ब्यूना एन। ब्यूना एन जो रबड़ है, इसमें देखो जो BU है इसका मतलब आपका क्या होता है? जो BU है यहाँ पर, इसका मतलब हो जाएगा ब्यूटाडाइन। जो ये BU है इसका मतलब होता है ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन होता है। ठीक है, और यहाँ पे Na जो है ये सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम है। और N से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? N का मतलब है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल है। ठीक है, BU का मतलब ब्यूटाडाइन, Na का मतलब सोडियम, और N का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल है। ठीक है ना, और सोडियम यहाँ पे उत्प्रेरक का यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये क्या होता है, मतलब इसके यूजेस है वो क्या है? ब्यूना एन जो है, ब्यूना एन के क्या क्या काम होते हैं, इसको अपन एक नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। ये रहा, तो ब्यूना एन, BUNA और आपका N। तो ब्यूना एन जो है ये इसका उपयोग अपन देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है, ये जो प्राकृतिक रबड़ की तुलना में अधिक लचीला होता है। पहली बात तो लचीला ज़्यादा होता है इसकी तुलना में, प्राकृतिक रबड़ की तुलना में। इसलिए इसका उपयोग जो है तेल सील के रूप में, मतलब तेल सील, और जो आपके टैंक लाइनिंग होता है, टैंक लाइनिंग, तो इस चीज़ों में इनका उपयोग किया जाता है। टैंक लाइनिंग में और तेल सील में उपयोग किया जाता है। और ये जो चिकनाई वाले तेल और कार्बनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी क्रिया के प्रति ये प्रतिरोधी होता है। तो ये 2 चीज़ें इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में एक जानकारी और है कि मतलब जो इसकी लंबाई है ना, ये लंबाई से जो 2 गुना तक ये बढ़ाया जा सकता है। इसकी लंबाई जो है ना, इसको जो जितना जो है इसकी लंबाई जो है इसके 2 गुना तक इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी जितना ये है ना, इसके 2 गुना तक इसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ये लचीला है इसलिए आराम से ये बन जाता है, बढ़ जाता है, और इसकी लंबाई बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है आपका ब्यूना एस। ठीक है ना,
ब्यूना एस के बारे में है कि जैसे ब्यूना का तो वही मतलब होगा आपके, ठीक है। ब्यूना एस, ब्यूना एस ये रहा आपका दूसरा, पेन चेंज करता हूँ, ब्यूना एस। ब्यूना एस यहाँ पे आप याद रखें, एन का सोडियम हो जाएगा, ब्यू का ब्यूटाडाइन हो जाएगा। यहाँ पे जो एस है इसका जो एग्ज़ाम में सवाल बना हुआ है, इसका मतलब होता है स्टाइरिन, स्टाइरिन। तो ये इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है आपका स्टाइरिन। और इसका जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, ब्यूना एस का उपयोग होता है टायरों के निर्माण में। टायर बनाए जाते हैं, वाहनों के टायर बना सकते हैं, या जूतों की जो एड़ियाँ होती है उनमें जो च्युइंगम होता है उसमें भी बना सकते हैं, इसका उपयोग होता है। और जो लेपित कागज़ होते हैं उनमें भी कर सकते हैं, और रंजित कोटेक्स जो होते हैं उनको बांधने में भी इसका यूज़ होता है। तो ये इसका ब्यूना इसके आपके यूजेज हो गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका नियोप्रीन। नियोप्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियोप्रीन से भी आपके सवाल देखने को मिलते हैं। नियोप्रीन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। नियोप्रीन, नियोप्रीन में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि नियोप्रीन किसके बहुलकीकरण से बनता है, नियोप्रीन किसके बहुलकीकरण से बनता है। तो ये आप एग्ज़ाम में सवाल सीधे सीधे देखने को मिल सकता है कि किसके बहुलकीकरण से है, तो ये क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ठीक है, क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण से ये बनता है, ठीक है ना। क्लोरोप्रीन के बहुलक से नियोप्रीन बनता है। और नियोप्रीन का सीधा सीधा यूज अपन देखें तो इसका उपयोग क्या होता है, नियोप्रीन का उपयोग होता है किस में, आपका जो वेट सूट बनाने में। नियोप्रीन का उपयोग किस में होता है, वेट सूट बनाने में। तो सर ये वेट सूट क्या होता है, वेट सूट वो सूट होता है, जैसे मान लो इस सूट को पहनकर कोई व्यक्ति यदि पानी में उतरता है, पानी में उतरता है तो पानी के अंदर वो व्यक्ति बिल्कुल सूखी अवस्था में रहेगा, सूखा रहेगा। यानी ऐसा सूट जो व्यक्ति को पानी में उतरने के बाद भी सूखा रखता है वो वेट सूट होता है। तो इसका ये किससे बनता है, ये आपके नियोप्रीन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये था आपके प्राकृतिक और संश्लेषित रबड़ के बारे में जानकारी। अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे आगे, हाँ ये रहे आपके रेसे। अब हम फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। फाइबर्स क्या थे, क्या होते हैं, इनसे संबंधित सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा आपको। तो फाइबर्स जो है, रेसे जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक रेसे होते हैं, दूसरे संश्लेषित या कृत्रिम रेसे होते हैं। तो अब ये कौन कौन से रेसे हैं और किस प्रकार से बनते हैं और इनके यूजेस क्या है, इनसे संबंधित सवाल आपको देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक रेसों में सबसे पहला ऊन है आपका, फिर जूट है, फिर कपास है और रेशम है। तो सबसे पहले इन रेसों को देखते हैं। ऊन को आप सभी जानते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आपके जो क्या कहते हैं बिस्तर वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं, कंबल ब्लैंकेट्स वगैरह। अब देखो जूट और पटसन, यानी कि जूट जो पौधा है, जूट जो आपका रेशा है, इस रेशे को क्या कहते हैं, जूट का एक बिंदु आप याद रखें कि इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा के नाम से भी ये जाना जाता है। सुनहरा रेशा का मतलब क्या है कि इसका रंग जो गोल्डन टाइप का, ठीक है ना, इसलिए इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। और ये जो है इसका एक सवाल ये भी बन सकता है कि जो ये पटसन या जूट है, इसका पादप है, इसके जो ये रेशे प्राप्त करने के लिए इसको किस अवस्था में काटा जाता है पौधे को, तो पुष्पन अवस्था में इसको काट लिया जाता है। और उसके बाद इसके तने जो है उसको कुछ दिनों तक जल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। फिर ये जो तने जो है वो गल जाते हैं ना, उसके बाद हाथों से उनके जो तंतु है उनको अलग कर लिया जाता है। तो ये पटसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नेक्स्ट आपका कपास होता है, ठीक है, कपास है और रेशम है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके ये प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट जो है वो संश्लेषित रेशे हैं, क्योंकि अपने जो है इन्हीं में से सवाल देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो इनको आप निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट करके माने और इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ें। सबसे पहला अपन इसमें देखते हैं रेयॉन। रेयॉन जो है इसको अपन देखते हैं। प्यारे साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो अब अपन सब संश्लेषित रेशों की ओर चलते हैं। संश्लेषित रेशों में सबसे पहला अपन रेयॉन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, रेयॉन। रेयॉन, रेयॉन अपना सबसे पहला जो रहेगा। इसमें देखो रेयॉन को लकड़ी या काष्ठ की जो लुगदी होती है उसका रासायनिक उपचार करके इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लकड़ी की लुगदी से इसको रासायनिक उपचार करके इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका निर्माण। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसका एक उपनाम होता है
कि इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? तो आपका रेयॉन आंसर होगा। रेयॉन जो है इसका निर्माण जो है लकड़ी की लुगदी से किया जाता है, जिसमें सेलुलोज और लिग्निन होते हैं। अब देखो, सेलुलोज जब नाम आता है तो विस्कोस अपन नहीं भूल सकते। विस्कोस नाम का एक पदार्थ होता है। विस्कोस कैसे बनता है ये आप देख सकते हैं कि एक पदार्थ होता है विस्कोस। तो ये विस्कोस क्या है इसको भी आप जान लो। विस्कोस, क्योंकि सर्वप्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? विस्कोस ही है। सर्वप्रथम जो संश्लेषित रेशा है वो विस्कोस है, जिसे सेलुलोज से बनाया गया था। तो ये कैसे बना था तो इसके बारे में देखते हैं। सेलुलोज जो है मतलब सेलुलोज है, इसके साथ आप क्या करते हैं, मतलब NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड, इस दोनों से ये इनको मिक्सर किया। फिर उसके बाद इसको मिक्सर करने से एक जो गाढ़ा द्रव्य बनता है, उस द्रव्य को अपन क्या कह सकते हैं? विस्कोस कहते हैं। मतलब सेलुलोज ये रहा आपका सेलुलोज प्लस सेलुलोज के साथ क्या क्या बनाते हैं? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका CS2, इसको कह सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। इन दोनों से मिश्रित करके गाढ़ा ये द्रव्य बनता है। इसी द्रव्य को आप क्या कह सकते हैं? विस्कोस कह सकते हैं। सेलुलोज के साथ NaOH और CS2 ये मिलाते हैं तब विस्कोस आपको प्राप्त हो जाता है, जो कि सर्वप्रथम संश्लेषित रेशा है। अब देखो, रेयॉन जो है, रेयॉन की जो बात अपन ने की थी, रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। और रेयॉन के बारे में एक चीज़ अपन और जान लेते हैं कि रेयॉन जो है, इससे रेयॉन के साथ दो चीज़ें हैं। एक तो आप लिख सकते हैं कि रेयॉन प्लस कपास के साथ तो आप क्या बना सकते हैं? बिस्तर की चादरें बनाई जा सकती है। क्या बना सकते हैं? चादरें, जो बेड शीट्स होती हैं, बिस्तर की चादरें रेयॉन प्लस कपास से बना सकते हैं। और रेयॉन प्लस ऊन के साथ आप क्या बना सकते हैं? कालीन बना सकते हैं। इसकी कालीन या गलीचा जिसे बोलते हैं, गलीचा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कालीन और गलीचे इससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नायलॉन। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? नायलॉन क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए एक प्लेन पेज पे चलते हैं। नायलॉन, यहाँ पे आपका नायलॉन जो है, नायलॉन 66 है। मूल रूप से क्या है? नायलॉन 66। तो ये है, इसका मतलब क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। नायलॉन का निर्माण जो है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल, इन दो चीज़ों से मिलने से होता है। क्या नाम बोला मैंने? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस कौन सा अम्ल? एडिपिक अम्ल। मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ उसको। एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, इन दो चीज़ों के मिलने से नायलॉन का निर्माण होता है। दो चीज़ों के मिलने से किसका निर्माण होता है? नायलॉन का निर्माण होता है। ठीक है। अब नायलॉन जो है, इसके गुणों के बारे में अपन बात करते हैं कि नायलॉन जो है रेशा, ये कैसा होता है। नायलॉन रेशा प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, और इसमें जो है मतलब प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। और इसके साथ ही साथ ये चमकीला भी होता है। ठीक है, चमकीला होता है और धुलने में आसान रहता है, सुगमता इसमें रहती है। तो अब इसके देखते हैं यूजेस क्या क्या हैं, नायलॉन के उपयोग क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। नायलॉन का सबसे बड़ा उपयोग तो है, जैसे मान लो जो चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से होते हैं, चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से इनके निर्माण में होते हैं। चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से बनाने में हो सकता है। पैराशूट बनाने में इसके यूज़ होते हैं। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं जो पर्दे बनाने में इसके यूज़ होते हैं। और स्लीपिंग बैग है आपका। इसके अलावा जो जुराब होते हैं या तंबू है, दांत साफ करने के ब्रश है, कार की सीट है, आदि में इनका उपयोग होता है। और ये नायलॉन इस प्रकार से इसका हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। मुख्य चीज़ है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल आपको याद रखना है, और इसके यूजेज जो है वो भी इम्पोर्टेंट याद रखने हैं।
नायलॉन जो है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, ठीक है ना, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। वैसे जो है सामान्य रूप में अगर पूछा जाए तो इसका निर्माण जो होता है वो कोयला और जल और आपका वायु से इसका निर्माण होता है। कोयला, जल और वायु से इसका निर्माण होता है। और लेकिन साइंटिफिक रूप में वैसे देखा जाए तो एडिपिक अम्ल और आपका हेक्सामेथिल डायमीन से निर्मित होता है। तो ये था आपका नायलॉन। इसके बाद हम जानते हैं पॉलिएस्टर के बारे में, ठीक है। पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर, ठीक है, फिर से एक नया पेज लेते हैं। पॉलिएस्टर में आपको मिलता है, जैसे मान लो पॉलिएस्टर को अपन क्या कह सकते हैं, टेरिलिन कह सकते हैं। इसके अन्य नाम देखो, टेरिलिन भी पॉलिएस्टर को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिएस्टर, डेक्रोन भी पॉलिएस्टर ही कहलाता है। डेक्रोन भी इसी को कहते हैं और पॉलिएस्टर तो कहते ही हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है? दो चीज़ें इसमें मिलती है, तो इसका निर्माण भी अपन देख लेते हैं। इसको मिटा करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो टेरिलिन या डेक्रोन या पॉलिएस्टर का निर्माण होता है टरथेलिक अम्ल। एक आपका आता है टरथेलिक अम्ल और प्लस में आपका क्या रहेगा, एथिलीन ग्लाइकोल। आया हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट कर लें, याद रखना आपको, एथिलीन ग्लाइकोल। तो इन दो चीज़ों के मिलने से आपका टेरिलिन या पॉलिएस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। पॉलिएस्टर में एक चीज़ और आप देख सकते हैं, पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं इनमें सलवटें नहीं पड़ती है और ये धुलने में सुगम होता है, आसानी से धुल सकता है। तो ये इसकी 2-4 बातें और याद रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अपना एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या होता है? एक्रेलिक के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। एक्रेलिक, नया पेज लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। हाँ, एक्रेलिक के बारे में जैसे मान लो हमने देखा है कि कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे ऊनी वस्त्रों के जैसे कंबल, है ना, इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो ऊनी नहीं होते हैं। जो चमकीले होते हैं, अधिक सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं और जो चीज़ें मतलब कीटों के प्रतिरोध भी होते हैं, कीटों के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। तो ऐसे जो वस्त्र बने हुए होते हैं वो एक्रेलिक की श्रेणी में आते हैं, एक्रेलिक होते हैं। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि एक्रेलिक जो है वो आपका सस्ता होता है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जिसे कहते हैं, सस्ता होता है और कीट के प्रति जो है कीट प्रतिरोधक होता है, कीट प्रतिरोधी होता है। तो ये आपका एक्रेलिक के बारे में तथ्य आपका रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है रेशों के बारे में भी जानकारी ले ली है कि प्राकृतिक रेशे कौन से हैं, संश्लेषित रेशे कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट अपन पढ़, तो इस प्रकार से अपना बहुलक जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और आइए अब लास्ट में अपन जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम में अपने सवाल पूछे गए थे उन सवालों की ओर चलते हैं और कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और शेयर भी ज़रूर करें। आइए सबसे पहला सवाल अपन लेते हैं। ये आपका एनवीएस लैब अटेंडेंट 2022 का पूछा हुआ सवाल है कि वह प्लास्टिक जिसका उपयोग फर्श की टाइलें और अग्निशमन सूट बनाने हेतु प्रयुक्त कपड़ा बनाने के लिए होता है उसका नाम और प्रकार क्या है। तो आप सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था फर्श की टाइलें, अग्निशमन सूट मेले में आग लग जाती है तो अग्निश वाला सूट पहन के आग को बुझाते हैं। तो मेले माइन, तो देखो ये मेला है, मेले में आग लग गई, वो ऐसे इस प्रकार से मैंने अनुबंधन बना के आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से। तो मेले माइन है और ये ताप दृढ़ है। ताप दृढ़ मतलब आप नहीं जानते हो तो ये थर्मोसेटिंग है, ठीक है। थर्मोसेटिंग इसका इंग्लिश वर्ड है, तो पेपर बाइलिंगुअल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्मोसेटिंग आप याद रखें, मेलामाइन और थर्मोसेटिंग आपका सही आंसर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को निश्चित रूप से टॉपिक समझ आया होगा और ये सवाल जो है निश्चित रूप से आपको आपके सही हो रहे होंगे। यह आपका नेक्स्ट सवाल है कि सिंथेटिक रेशे यानी फाइबर्स हमारे पर्यावरण के लिए क्यों खतरा है या क्यों खतरनाक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है कि क्योंकि ये जैव निम्नीकरण होते हैं। क्या निम्नीकरण होते हैं क्या? मतलब जो सिंथेटिक रेशे हैं वो निम्नीकरण होते हैं क्या? इनका जो प्लास्टिक वगैरह है ये निम्नीकरण हो जाता है क्या? ये पड़े अपने आप ये गल जाते हैं क्या?
नहीं गलते हैं, तो ये तो बात गलत है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या है, क्योंकि ये जलने पर विषाक्त धुआं उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जलेंगे तो जहरीले धुआं का उत्पादन करते हैं, विषाक्त धुआं जो है वो उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि इसके कारण नालियाँ जाम हो जाती है। ये बात भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये पुनः प्रयोज्य है, ये पुनः प्रयोज्य नहीं है, ये बात गलत है। तो इसका राइट आंसर अपना क्या जाएगा, ये ओनली इसमें दो सही हैं, कौन कौन से, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा केवल और केवल इस डी में सही है, तो ये राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिंथेटिक पादप आधारित रेशा है, यानी सिंथेटिक पादप आधारित रेशा कौन सा इनमें से, इनमें आपका रेयन आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, रेयन कहते हैं। रेयन को अपन क्या कह सकते हैं, कृत्रिम रेशम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा एक सबसे लास्ट का ये अपना सवाल है कि शीतकालीन वस्त्र बनाने के लिए ऊन की तुलना में एक्रेलिक, इसको क्यों प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये अपने लास्ट में अभी पढ़ा था, क्योंकि ये अधिक सस्ता और कीट प्रतिरोधी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो है अपना पॉलीमर से लेकर के। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।